शाम में मैं थोड़ा सा डिफेंस ओरिएंटेड बातें करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था। एक छोटा सा जीरोथ लॉ मैं कवर करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। जीरोथ सर थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर डालना ठीक है, अपलोड करता हूँ। दोस्त रिकॉर्डेड है, मैं कर देता हूँ। जीरोथ लॉ क्या बोलता है? व्हाट इज जीरोथ लॉ? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो इसका जीरोथ लॉ क्यों नाम पड़ा? क्योंकि फर्स्ट लॉ पहले आ गया था, सेकेंड लॉ पहले आ गया था, थर्ड लॉ पहले आ गया था उसके। लेकिन एक ऐसा लॉ का इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आया जो कि ज्यादा फंडामेंटल इन नेचर था, तो इसलिए उसको जीरोथ लॉ बोल देते हैं। जीरोथ लॉ क्या बोलता है? जिसमें हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, कोई भी बॉडी ए एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इसका दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। एंड अगर बॉडी ए एंड बॉडी सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो बॉडी बी और बॉडी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इफ बॉडी ए एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड इफ बॉडी A and C is also in thermal equilibrium, then A and B will be in thermal equilibrium. देखो A और B अगर thermal equilibrium में है और A और C thermal equilibrium में, A और B भी thermal equilibrium में होगा। This is called Zeroth law। इसी बेस्ड पे हम क्वेश्चन किए थे कि दो बॉडी था उस दिन और दोनों को मैं टच करा दिया था, तो दोनों का कॉमन टेम्परेचर T था ना, जिसमें क्वेश्चन किया था। T का टेम्परेचर निकाला था, याद आ रहा है? यस सर। उसमें जो कॉमन टेम्परेचर T मान लिया कि दोनों को जब टच करेंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यह जीरोथ लॉ ही हमें बतलाता है। जीरोथ लॉ ही बोलता है अगर दो बॉडी को आपस में टच करोगे तो दोनों का एक कॉमन टेम्परेचर वही होगा, कॉमन टेम्परेचर आएगा। क्लियर है इतना? यस सर। वेरी गुड। और भी क्वेश्चंस करेंगे। अब लास्ट में थर्मल को मैं लंबा पढ़ाऊंगा, लंबा 10-12 दिन में पढ़ाऊंगा, क्योंकि थर्मल, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सब मैं इसी चैप्टर में ऐड कर दूंगा। एनर्जी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सब कुछ मैं इसमें ही ऐड कर दूंगा, तो इसलिए बहुत लंबा चलेगा, थोड़ा बोरिंग भी होगा आपको, लेकिन कोशिश करूंगा अपने अकॉर्डिंग कि मैं इसको इंटरेस्टिंग बना के रखूं, लेकिन ये लंबा चलेगा। क्लियर है? तो आप आज ही जान लीजिए कि बहुत लंबा चलने वाला है, और जो सीरीज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल आना ही आना है इससे क्वेश्चन, तो प्लीज ध्यान रखिए। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ देखे, उसका कुछ न्यूमेरिकल भी देखे। देखते हैं सेकेंड लॉ। क्लियर है? हाँ। सेकेंड लॉ का दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है एनर्जी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सुन लीजिए, बहुत इजी है। एनर्जी, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर। सेकंड लॉ सर। सॉरी सेकेंड लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट बतलाऊंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड लॉ जो है दो स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है एनर्जी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर concentration टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्या मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन? मतलब इसको इजी लैंग्वेज में बोलूं तो हायर टेम्परेचर, ये अगर T1 है, ये अगर T2 है, तो यहाँ T1 जो होगा वो बड़ा है T2 से। शॉर्ट में बोलूं तो, इसे इजी लैंग्वेज में बोलूं, इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी ज्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है इसका कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी कम होता है। तो ये T1, अच्छा T1 है या ये T2 है? हाँ, तो T1 बड़ा है T2 से, तो एनर्जी जो है ऑलवेज फ्लो होगा T1 से T2 में। मतलब अब जनरल लाइफ में बतलाता हूँ। मान लो हमारा रूम गर्म है और बाहर ठंडा है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसी ठंडा में से और मेरा रूम गर्म होता चला जाए, उसमें से और गर्मी निकल के मेरे रूम में आ जाए, नहीं होगा। मेरे रूम से गर्मी बाहर की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? मीन्स क्या है, जहाँ पे एनर्जी ज्यादा है वही ज्यादा गर्म है, तो एनर्जी हमेशा गर्मी से ठंडा की तरफ जाए। एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इज इट ऑल राइट टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। फर्स्ट स्टेटमेंट। यस सर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी मशीन, कोई भी यूनिवर्स का कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं है।
इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता है। मतलब इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इफिशियंसी को फॉर्मूला क्या होता है? इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। Input. यह कभी भी 1 नहीं हो सकता। 100% परसेंटेज में तो इंटू 100 कर 1 तो परसेंटेज में आएगा, यह कभी भी 1 नहीं हो सकता। 1 से हमेशा कम ही होगा। तो कोई भी मशीन जो है वह, कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। मीन्स देयर इज ऑलवेज लॉस। समझ में आ रहा है? यह सेकेंड स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही अलग हो गया, एक एनर्जी का फ्लो को लेकर हो गया, एक एफिशिएंसी को लेकर हो गया। बट देयर आर मेनी एक्जुलरी स्टेटमेंट दैट इज रिलीज्ड इन द सेकंड लॉ। मतलब इसी दोनों स्टेटमेंट को कई बार अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्म में अलग अलग स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ध्यान से, जैसे टॉपिक लिख लेता हूँ, मैं भूल ना जाऊँ। कार्नोट साइकिल के बारे में भी बताना है। कार्नोट साइकिल, तो सबसे सिंपल जो ये स्टेटमेंट है वो तो यह है कि इफिशियंसी 1 से कम ही होगा ऑलवेज। 1 से ज्यादा का तो सवाल ही नहीं है, 1 भी नहीं होगा। 1 हो गया मतलब इनपुट इजकल टू आउटपुट। 1 हो गया एफिशिएंसी मतलब इनपुट इजकल टू आउटपुट, इनपुट इजकल टू आउटपुट। क्या मतलब हो गया? मतलब कोई लॉस नहीं है, मतलब लॉस नहीं है। मतलब जितना मैंने इनपुट डाला है, एनर्जी डाला, उतना ही आउटपुट भी निकल गया। अगर ऐसा होता माय फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या, आपको गाड़ी में तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, एनर्जी लॉस होता ही नहीं। जितना हम एनर्जी लगाते उतना ही ज्यादा, तो ऑलवेज देयर इज लॉस। लॉस हमेशा ही होता है, कोई भी 100% एफिशिएंट नहीं होता। इसीलिए इनपुट इजकल टू ऑलवेज आउटपुट नहीं होगा, ऑलवेज देयर इज स्कोप ऑफ लॉस, हमेशा लॉस होगा। यह कभी भी बराबर नहीं होता है, होता तो बराबर हो जाता। ध्यान रखना, अगर पूछ दिया कि अगर कोई मशीन है जो कि 100% एफिशिएंट है, तो उसमें इनपुट इक्वल टू आउटपुट होगा। अदरवाइज हमेशा इनपुट बड़ा होगा, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इनपुट बड़ा होगा आउटपुट से, आउटपुट हमेशा घट जाएगा। क्योंकि देयर इज ऑलवेज लॉस। ये सब बात ध्यान में रखना है। ये सब घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है और बच्चे अपने आईक्यू नहीं लगाते हैं, इसलिए मैं हर एक सभी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लैंग्वेज में। चलो, इसी बात को और कैसे कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, इसे एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, वो भी जान लो। मतलब कि 2 ही स्टेटमेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारा पैसा 2 तरह से स्टोर्ड है। एक तो स्टोर्ड है कैश में, आपके हाथ में पैसा, एक है बैंक में, एक है लैंड के फॉर्म में, बैंक के फॉर्म में। तो बैंक में है, जो लैंड में है, उस पैसे को मैं अनअवेलेबल मनी बोलता हूँ। आपको अभी 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 मेरे घर के गेट पे कोई आ जाए और मुझे बोले कि 2000 रुपया दो, नहीं तो गोली मार देंगे। हो सकता है मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपया हो, लेकिन मेरे पास अभी अगर 2000 रुपया नहीं है, तो उसके कारण ही मुझे गोली मार देगा। मीन्स व्हाट, पैसा है लेकिन वो पैसा मैं हमेशा यूज नहीं कर सकता हूँ, जो कि मेरे लैंड के फॉर्म में, मेरे प्रॉपर्टीज के फॉर्म में, मेरे बैंक के फॉर्म में, बैंक में रखा है। मेरे पास जो अवेलेबल मनी है वह, अगर मेरे पास 500 रुपया, तो वही अवेलेबल मनी है जिसको मैं कभी भी तुरंत यूज कर सकता हूँ। जैसे पैसा का कंसेप्ट है, उस तरह एनर्जी का भी कंसेप्ट है माय फ्रेंड। इसी पॉइंट को मैं आगे इंट्रोपी में लूंगा, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा यूज करता हूँ इस पॉइंट। तो एनर्जी भी 2 तरह से है, आपका 2 तरह से है एनर्जी। एक वर्क एनर्जी है सेम, और एक हीट एनर्जी, जिसको मैंने अभी बताया। आपका एनर्जी 2 तरह से है कि नहीं? यस सर। 2 तरह का एनर्जी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्क एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो होता है किसी भी सिस्टम का, टोटल एनर्जी वो वर्क एनर्जी प्लस हीट एनर्जी होता है। अभी मैं इसको ना खूब डिटेल्स में लूंगा, इस पॉइंट में बहुत सारी चीजें छुपा हुआ है वर्क और हीट में। तो वर्क एनर्जी और हीट एनर्जी जो है मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को पूछेगा, टोटल एनर्जी, इसका मतलब ही इज इंटरेस्टेड इन वर्क एज वेल एज हीट एनर्जी। टोटल एनर्जी को अगर एनर्जी भी बोल दिया तो हम टोटल ही समझेंगे। समझ में? एनर्जी मींस टोटल। इज इट ऑल राइट? Yes, sir. यस सर। में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क और हीट एनर्जी, कौन सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी है? मतलब अगर वर्क से हम हीट में बदले और हीट से वर्क में बदले तो ज्यादा आउटपुट कितना होगा? जैसे आप एक्सचेंज करते हैं ना पैसा, डॉलर रुपीस, डॉलर और कुछ भी दूसरे फॉर्म, पाउंड और Euros and yen. तो उसमें क्या होता है कि आप $1 लाते हैं तो हो सकता है मुझे 80 रुपया देना पड़े, 60 रुपया देना पड़े। तो क्या मतलब हुआ? डॉलर इज मोर पावरफुल, उसका ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा सुपीरियर है रुपीज से। एट द सेम
वे एनर्जी भी है। आप 1 जूल से ज्यादा काम, 1 जूल हीट एनर्जी से ज्यादा काम कर सकते हैं या 1 जूल वर्क एनर्जी से ज्यादा काम कर सकते हैं? ज्यादा सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन है? एनीबॉडी गेस करो अगर नहीं आता है तो। सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी गेस करने के लिए बोला हूँ यार, गेस करने के लिए इसलिए बोला हूँ कि 2 वे होगा। आप लोग शांति से बोलो, बोलना सीखो, बोलो, गलत हो कोई Heat energy. Heat energy. हीट सबको हीट लग रहा है। स्टीम हाँ सर हीट एनर्जी हीट एनर्जी स्टीम एनर्जी हीट एनर्जी। एज अ टीचर मैं भी सीखता हूँ, एज अ टीचर मैं भी सीखता हूँ। Sir, work is a superior form of energy. फिर से म्यूट कर लो, Work. फिर से म्यूट कर लो। वर्क इज ए सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं साइकोलॉजिकली देखना चाहता हूँ, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में दूंगा, कोई अगर तुक्का लगाता है तो कौन क्या तुक्का मारेगा। तो ये सब क्वेश्चन ऐसा है जिसमें गलत से अगर तुक्का मारेंगे तो गलत ही मार देंगे। आपको लगता होगा हीट एनर्जी, बट वर्क इज ए सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज अ सुपीरियर फॉर्म मींस वर्क से आप कंप्लीटली हीट एनर्जी में बदल सकते हैं, बट हीट एनर्जी नेवर कैन कन्वर्ट इनटू वर्क। दीज पॉइंट्स, इसको आप पैसा से खरीद सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, 1 पॉइंट्स के लिए आप पैसा दे सकते हैं मुझे, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। वर्क इज अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम्स में आते हैं और बच्चे ब्लंडर करते हैं। बुक्स में ये लाइंस अवेलेबल भी नहीं होता है, एग्जामिनर्स का फेवरेट लाइंस है ये। So work is a superior form of energy. You can convert total work into heat, but you cannot convert completely heat into work. और जनरली क्या होता है, हम जब भी वर्क करते हैं तो हीट से वर्क करते हैं। हीट देखिए, गाड़ी इंजन गाड़ी चलाते हैं तो हीट से हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें ऑलवेज देयर इज लॉस, बिकॉज वर्क इज सपोज टू बी क्या है, वर्क इज अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इज इट ऑल राइट टू ऑल ऑफ यू? यस सर all these all these lines Yes, sir. all these lines are related to second law of thermodynamics. समझ में आया? सो लॉ को मैं फिर से बताता हूँ, 2 स्टेटमेंट में है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ही हमेशा एनर्जी जाएगा, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी के बारे में बतलाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन को, व्हिच ऑफ द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द आइडिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। तो कई बार लोग ना जीरोथ लॉ बोल देते हैं, उसमें जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब होगा। तो डायरेक्शन के बारे में कौन बतलाता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में कौन बतलाता है? सेकंड लॉ। ध्यान रखना, सेकंड लॉ बोल रहा है डायरेक्शन के बारे में कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ही जाएगा। दूसरा वर्ड यूज होता है यूनि डायरेक्शनल। अब एनर्जी का फ्लो यूनि डायरेक्शनल है या मल्टी डायरेक्शनल है? यूनि डायरेक्शनल, मतलब हम एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कभी वाइस वर्सा नहीं होगा, कभी वाइस वर्सा नहीं होगा, लो से हाई में नहीं। अच्छा, लो से हाई जा ही नहीं सकता है या जा सकता है? पता नॉर्मली तो नहीं जा सकता, मैंने बोल दिया। सर आप कुछ भी कर लो नहीं जाएगा या क्या होगा? सर हम भेज सकते हैं। जाएगा ना, जाएगा। जाएगा सर। एग्जांपल दीजिए कब जाता है, जाने का एग्जांपल दीजिए। आइस से वाटर में कन्वर्ट हो सकता है ना। आइस 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 कैसे एग्जांपल हो गया इसका? सर पहले आइस का टेम्परेचर लोअर लो टू रहता हायर, है। लो टू हायर एनर्जी। आइस हमेशा एनर्जी लेगा, बाहर से गर्मी से एक्सेप्ट करेगा। आप आइस यहाँ रखो, बाहर का आपको यहाँ हाथ रखो, ठंडा लगेगा। क्यों ठंडा लग रहा है? आप में से एनर्जी ले लिया, आपका एनर्जी वो ले लिया, क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे आप हाई आप एनर्जी उसको दे रहे हैं। वेयर देयर इज डिफरेंस, आइस इज सेकंड लॉ। समझिए, मैं आइस का क्यूब ले आया, हाथ के पास रखा, मुझे ठंड लग रही है। क्यों ठंड लग रही है भाई? मेरे हाथ से एनर्जी ले लिया। क्यों ले लिया? वो क्योंकि वो लोअर टेम्परेचर पे था, मेरा हाथ हायर टेम्परेचर, तो एनर्जी ले लिया। व्हाट इज प्रॉब्लम इन दैट? दैट इज द सेकंड लॉ। समझ में आ रहा है? आई डोंट थिंक आइस इज मतलब आप जो बोल रहे हैं, अगर आप आइस को किसी दूसरे फॉर्म में बताएं तो मुझे नहीं मालूम। आइस इज नॉट दी, अगर आप मैं जो आपको आंसर देगा वही आप कहना चाह रहे थे, दैट इज रॉन्ग। आपका एयर कंडीशन, आपका रूम जो है इसमें एयर कंडीशन, देखो अभी ठंडा है, एयर कंडीशन ठंडा है लो टेम्परेचर पे, लेकिन एसी उसमें से और एनर्जी निकाल के और गर्मी में डाल दे रहा है, और एनर्जी निकाल के तभी तो और ठंडा हो जा रहा है। मेरा अभी एसी 30 डिग्री सेल्सियस पे, मैं चाहता हूँ मैं 17 पे रहूँ, 18 पे रहूँ, 19 पे रहूँ, तो एनर्जी और निकाल, बाहर 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मेरे रूम से एनर्जी निकाल रहा है, बाहर फेंक रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, बाहर फेंक रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, बाहर फेंक रहा है, गलत डायरेक्शन में फेंक रहा है। लो तो कंसंट्रेशन। रेफ्रिजरेटर भी होगा ना सर, रेफ्रिजरेटर भी होगा ना? वही बोल रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर भी होगा, एसी भी होगा। ऑल दीज आर दी डिसओबेइंग नहीं बोलूंगा। जब भी आपको सेकेंड लॉ, ये जो डायरेक्शन है उसके उल्टा जब आपको एनर्जी देना होगा तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा।
तो एसी और फ्रिज आप इसीलिए लगाते हैं कि वो आपके लिए काम करे, एक्सटर्नल वर्क करता है, जिससे यह उल्टा हो पाता है, अदरवाइज यह नहीं हो पाता, नेचुरली नहीं हो पाएगा, आप एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। जैसे एक आदमी, न्यूटन का नियम है, एक आदमी रुका है तो रुका ही हुआ रहेगा। अब पढ़े हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनर्शिया का लॉ, एक बॉडी फर्स्ट लॉ इनर्शिया। यस सर। तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, और चल रहा है तो चलता ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। अब रेस्ट में तो रेस्ट में ही है, ये लॉ है। लेकिन ब्रेक कब हो जाएगा? फोर्स लगेगा तो हम मूव करेंगे। उसी तरह यह ब्रेक कब होगा? जब आप एसी लगाओगे, रेफ्रिजरेटर लगाओगे, एक्सटर्नल वर्क करोगे तो उल्टा जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्लियर है? इसको भी सेकेंड लॉ को हम इस तरह से बोल सकते हैं, एनर्जी कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अनलेस until some external work is not done। समझ में आ रहा है? Unless यस सर। यस सर, यस सर। जैसे इनर्शिया में हम बोलते थे mass in rest will remain in rest unless and until some external force is not acting on the body। उसी तरह the energy will flow from higher concentration to lower concentration unless and until some external work is not is done। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। होप आपको सेकेंड लॉ समझ में आया होगा। दो स्टेटमेंट है, दोनों का ये सब समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सेकेंड लॉ पे न्यूमेरिकल, हाँ सर। सेकेंड लॉ पे न्यूमेरिकल रेफ्रिजरेटर के फॉर्म में पूछा जाता है, के फॉर्म में हीट इंजन के फॉर्म में पूछा जाता है, हीट पंप के फॉर्म में पूछा जाता है। एक दिन मैं पढ़ाया भी था, फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है? अभी तो थ्योरी पढ़ाता हूँ। सेकेंड लॉ का न्यूमेरिकल इस फॉर्म में पूछा जाता है, बता देता हूँ, यस सर। ठीक है? इससे पहले अब थोड़ा सा, क्योंकि जब भी मैं इस पे आऊंगा तो प्रोसेस पे बातें आएंगी, प्रोसेस के बारे में, तो कुछ प्रोसेस भी अब पढ़ते हैं, फिर आगे थर्मल पढ़ना इजी हो जाएगा। अब कुछ हम प्रोसेस पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट बताना भूल गया। जो भी मैं बोल रहा था, इंटरनल एनर्जी दो पार्ट में है, एनर्जी दो पार्ट में, वर्क और हीट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्योंकि दो तरह का आपको प्रॉपर्टीज बताया था, पाथ फंक्शन याद आ रहा है? यस सर। हाँ सर, पाथ फंक्शन। हाँ। फंक्शन लिखा हुआ है फंक्शन या पाथ पॉइंट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन। अब मुझे बताओ, एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन क्या है? पाथ। फंक्शन है। एनर्जी जो है वो पॉइंट फंक्शन। वर्क एनर्जी, पाथ 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 पड़ी बंदी है। हीट एनर्जी, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। एक बात बता, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग बात। देखो आपको ना बचपन से ट्रेनिंग मिला है कुछ बातों का, बचपन से। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए ना, दो क्वेश्चन पूछा जाए, अगर दो ऑप्शन हुआ ना, एक यस दूसरा सर नो, एक हाथ दूसरा ना, एक पॉइंट दूसरा पाथ, तब क्योंकि एनर्जी तो हो गया सर, आपने बता दिया एनर्जी जो है पॉइंट, तो वर्क बहुत इजली सा बता दिया पाथ। अब आ गया फिर से पॉइंट का, तो हिट क्या? अब सर पॉइंट। ये आपको ट्रेनिंग मिला है बचपन से, आपको जो मैडम पढ़ाती थी आपको ट्रेनिंग दी है बचपन से कि ऐसे बोलना है, ठीक है? तो आप आईक्यू लगा के आंसर दो यार, ये बचपना छोड़ो। ध्यान से, एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी, वह सिर्फ पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि और वर्क और हीट पाथ फंक्शन क्यों हो जाता है? अब देखो ध्यान से, फिर से समझाता हूँ। सर आवाज कट रही है। आवाज सर। ठीक हो गया, आगे बढ़ो। हाँ यस सर। आप रिपीट करो। ठीक है, एक स्टेट यहाँ है, एक स्टेट यहाँ है। मान लो इसमें 100 जूल एनर्जी, 100 जूल एनर्जी, और यहाँ पे 200 जूल एनर्जी है। ये कैसे भी आया। अब इस 100 जूल दो तरह से डिवाइडेड है, कुछ तो वर्क, मान लो 30 वर्क है एंड 70 हीट एनर्जी है, मान लिए ना। टोटल एनर्जी 100 है, और यहाँ टोटल एनर्जी मान लेते हैं, ओके मान लेते हैं एक, इसको ऐसे इस तरह से समझो, इसको भी 200 मत मानो, और ज्यादा अच्छा उपाय बताता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ इसको समझने का। अब इसको क्या किया मैंने, पहले इसको गर्म किया, ठंडा किया,
वॉल्यूम बढ़ाया, घटाया और फिर से उसी पोजीशन पे लाया। मतलब ये गर्म किया, मैं ज्यादा ले गया एनर्जी, 200 पे ले गया था जैसे, फिर से 100 पे लाया। जब भी मैं लाऊंगा इस पॉइंट पे, सेम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम पे, टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम पे, तो फिर से देख रहा हूँ फिर से एनर्जी उतना ही। लेकिन माय फ्रेंड, अब देखो सेम टेम्परेचर लाने का एक तरीका ये भी है ना कि मैं वर्क को कम कर दूं, हीट एनर्जी बढ़ा दूं, हीट एनर्जी कम कर दूं, वर्क बढ़ा दूं, है कि नहीं है? यस सर। आपने न्यूमेरिकल देखा है ना कि टेम्परेचर चेंज करने सर की, समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूँ, सब कुछ भूल जाओ, फिर से समझो। देखो मेरा यहाँ आपके पास पैसा है जैसे 100 रुपया, उसी तरह मेरे पास एनर्जी है 100 जूल। मेरा पैसा जो है वो दो फॉर्म में है, एक कैश के फॉर्म में है और एक बैंक के फॉर्म में। उसी तरह यहाँ वर्क के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। समेशन हमेशा मेरे पास बराबर है। मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम जैसे ही अचीव करता हूँ तो हमेशा मेरा एनर्जी तो 20 है। तो आपने न्यूमेरिकल किया था उस समय आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने का या इंटरनल एनर्जी बढ़ाने चेंज करने का दो तरीका था। हम क्यू बढ़ा के डब्ल्यू कम कर दें, फिर भी यू उतना ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? हाँ सर। क्यू और डब्ल्यू को Yes, sir. आपस में एक्सचेंज करके मैं टोटल एनर्जी सेम रख सकता हूँ। हो सकता है मैं अभी वर्क को मैं 40 कर दूं और इसको 60 कर दूं, अभी भी यह तो 100 ही है। तो टोटल एनर्जी जो होता है वो पॉइंट फंक्शन है। जैसे ही यहाँ आया तो वो हमेशा 100 ही रहेगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम पे एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगा। हाँ सर। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर सकते हैं। हो सकता है इस पॉइंट पे पहले 30 जूल वर्क एनर्जी था और 70 जूल हीट एनर्जी था। अब इसी टेम्परेचर प्रेशर पे 100 जूल पे ही 40 जूल वर्क एनर्जी है और 60 जूल हीट एनर्जी। मतलब क्या यह तो सेम नहीं आया, हीट और वर्क तो सेम नहीं आया, टोटल एनर्जी सेम आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. इसलिए हाँ सर। टोटल एनर्जी जो है वो Yes, पॉइंट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। बट वर्क एनर्जी और हीट एनर्जी जो है वो पाथ फंक्शन, वो आपस में चेंज होते रहेगा। समझ में आ रहा है? मेरा पैसा 30 तारीख को मेरा पैसा सेम हो जाता, सैलरी आया 40,000 रुपये मेरे पास आ गया, 40,000 मेरे पास आ गया। बट कभी वो 10,000 कैश है 30,000 अकाउंट में, 20,000 कैश है 20,000 अकाउंट में, वो आपस में चेंज हो सकता है। लेकिन 30 तारीख को मेरे पास अगर जैसे 30 तारीख हुआ, मतलब यह पर्टिकुलर पीटीवी पे, यही तभी तो पॉइंट कैसे डिसाइड होगा कि यह पॉइंट को एक पॉइंट, क्योंकि यह पॉइंट एक पर्टिकुलर पीटीवी है, यह पॉइंट कोई पर्टिकुलर दूसरा पीटीवी है। T1 T2 P2 V2 हो जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट T3 P3 और V3 हो जाएगा। यहाँ पे तो एनर्जी अलग होगा। जैसे 200 जूल, मैंने 200 जूल एनर्जी यहाँ लिख दिया था, यहाँ पे कुछ और एनर्जी होगा। टीपीवी चेंज कर दोगे तो एनर्जी चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ अगर 200 जूल एनर्जी है तो हमेशा 200 जूल ही रहेगा। जहां से भी घूम के आओ, जैसे भी घूम के आओ, खूब गर्म कर दो 800 जूल ले जाओ, फिर ठंडा करके 200 जूल पे आ जाओ। लेकिन जब पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम पे आ गया तो वहां 200 जूल ही होगा। लेकिन कोई यह नहीं कर सकता है कि उसमें 200 में 100 ही हीट एनर्जी है, 100 ही वर्क एनर्जी है। वो आपस में एक्सचेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मीन्स हीट एंड वर्क इज अ पाथ फंक्शन। वो कैसे लाया गया है उस पर डिपेंड करता है, दैट इज नॉट फिक्स। बट टोटल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, वह फिक्स है। समझ में आ गया? एकदम माइंड क्लियर हुआ? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ भाई। और ये वो क्वेश्चंस है ना, किसी का औकात नहीं है कि सही कर ले बिना अच्छे से पढ़े हुए, फंडामेंटली समझे हुए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और आप बुक से पढ़ के इतना क्लियरिटी नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है इतना कम्प्लेक्स बात लैंग्वेज में पढ़ के आप समझ लेंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बेस्ट ऑप्शन, इसको समझो, इसको फील करो। दिस इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। थर्मोडायनेमिक्स आप बुक से पढ़ के नहीं समझ पाओगे। रट जरूर सकते हो, रट लोगे, एनर्जी इज अ पाथ फंक्शन, हीट इज अ वर्क, ये आपको क्लियरिटी नहीं होगा क्या क्या रट रहे हैं, क्या है, कैसे हो गया, क्या पढ़ रहे हैं, क्या होता है स्टेट फंक्शन, ये नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? yes sir, got it. अभी आपको समझ में आया? Yes, sir. हीट और वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है। ध्यान से, दिस इज पाथ फंक्शन, बोथ इज अ पाथ फंक्शन, ये बोथ पाथ फंक्शन। और टोटल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। इज इट ऑल राइट? Yes sir, तो आगे बढ़ते state function. हैं। आगे एंजॉय कर रहे हो? Yes. अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोसेस पढ़ेंगे। अब प्रोसेस होता क्या है ये समझो। अब मेरा एक सिस्टम है, मेरा रूम है, थर्मस है, फ्रिज है, एसी है, मेरा पूरा धरती सिस्टम हो सकता है। ये मेरा सिस्टम। सिस्टम में मैं कुछ करूं,
इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी आप देखिए टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम घटाया, प्रेशर बढ़ाया, जो भी कुछ चेंज कर रहा हूँ उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस क्या होता है? Whatever activities we do related to thermodynamics is called thermodynamics processes. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रोसेसेस में कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ऐसे तो आप कुछ भी टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, कुछ भी करते रहो, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोसेस के पहले नाम लिखता हूं। पहला आइसोथर्मल, आइसोबारिक है। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूँ, अभी बहुत सारे बच्चे 28 बच्चे ऑनलाइन हैं, सबके पास मैसेज चला जाएगा। मेरा स्पेलिंग इज अ प्रॉब्लम। मैं कई बार हो सकता है कोई स्पेलिंग, तो आप स्पेलिंग को रीचेक कर लिया करो। ऑल राइट, टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है सर, मुझे एकदम मग नहीं है कि सबका कोई कोई बात नहीं सर, ए का ई हो जाए। कोई बात नहीं सर। हाँ नहीं, मतलब तो उसको ध्यान रखो। लेकिन समझ में आ रहा है ना? यस सर, तो कहीं स्पेलिंग यस सर, हो जाए तो आप उसको देख लेना। ठीक है सर। हाँ सर, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, सर एडियाबेटिक। अच्छा बोल, एडियाबेटिक। ठीक है। पांचवा आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपी। ये 5 प्रोसेस हम पढ़ेंगे। इसमें से 5 प्रोसेस में से यह आपके लिए रेयर होगा, यह हर बुक में हर जगह नहीं है, ये 4 हर जगह मिलेगा। ऑलराइट, 4 प्रोसेस हम पढ़ेंगे ध्यान से। सबसे पहले आप ही बताइए, आपको बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल में सर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मैं थोड़ा सा रीडिफाइन करता हूँ, विराट सही बोला, थोड़ा redefine करता हूं। ध्यान से सुनो। इस सिस्टम के साथ हम कुछ भी छेड़े, टेम्परेचर कुछ भी छेड़े, प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, एनर्जी दो, एनर्जी लो, जो मन है करो, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि टेम्परेचर ना चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तभी उस जो भी तुम कर रहे हो उसको हम कह सकते हैं कि हम आइसोथर्मली कर रहे हैं। I am doing isothermally means the process is isothermal because temperature change नहीं होने देता। चाहे कुछ भी करो, एनर्जी दो, एनर्जी लो, वॉल्यूम बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, जो करना है करो, यू आर फ्री टू डू, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। आइसोथर्मल को ऐसा प्रोसेस, आइसोथर्मल इज अ प्रोसेस इन व्हिच टेम्परेचर इज कांस्टेंट। समझ में आया एक लाइन में? Yes, sir. यस सर, आइसो मतलब आइसोथर्मल टेम्परेचर। आइसोबारिक, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिर से जो मन है चेंज करो। अब इसमें जो मन है चेंज करो, टेम्परेचर चेंज करो, प्रेशर नहीं, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम चेंज करो, एनर्जी, टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज, जो करना है करो, सिर्फ प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? आइसोथर्मल, तो अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रख के कुछ भी चेंज कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है मेरा, तो हम बोलेंगे आई एम डूइंग सम प्रोसेस, या that is isothermal, I am doing isothermal process, isothermal बोला, sorry, isobaric, I am doing isobaric, that my process is isobaric। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर, isobaric if I am doing anything but my pressure is constant। अगर मेरा कांस्टेंट प्रेशर रख के मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो आइसोबारिक। चलिए, आइसोकोरिक, व्हाट इज आइसोकोरिक? आइसोकोरिक सर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। कुछ भी करूँ वॉल्यूम कांस्टेंट। हाँ सर, कुछ भी करूँ प्रेशर कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। इसमें था कुछ भी करूँ टेम्परेचर कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. एडियाबेटिक, नो एनर्जी एक्सचेंज। नो एनर्जी एक्सचेंज, कुछ भी करूँ सिस्टम में ना एनर्जी जाए और ना एनर्जी आए, मतलब क्यू इन, मतलब इसको Q इक्वल टू कांस्टेंट। क्यू भी नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते बाद में, डेल्टा Q इक्वल टू 0, डेल्टा Q इक्वल टू 0, कांस्टेंट नहीं। ध्यान रखो, बहुत रिस्पांसिबिलिटी से लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे बहुत सारा बुक लिख देगा कांस्टेंट, Q इक्वल टू कांस्टेंट लिख देगा। बहुत रिस्पांसिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ, Q इक्वल टू कांस्टेंट नहीं, Q डेल्टा Q इक्वल टू 0। इसका मतलब समझाऊंगा, नहीं तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट कर देता हूँ। समझ में आया?
बहुत सारे बुक, Yes, sir. बहुत सारे टीचर, बहुत सारे बल्क में टीचर बोल देंगे, बट नो, आई टेल यू व्हाई दे यूज्ड टू से, बट दैट इज व्हाई दैट इज रॉन्ग। बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अब चलो हम आइसोथर्मल से ही स्टार्ट करें, सॉरी आइसोबारिक से ही स्टार्ट करते हैं। आइसोएंट्रोपिक मुझसे लास्ट में पूछना, क्योंकि ये 5वां आपके सिलेबस में शायद नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा। तो 4th से स्टार्ट करते हैं, एडियाबेटिक से स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनो, एडियाबेटिक का एक ही मतलब होता है कि किसी सिस्टम में एनर्जी न गया न आया, न गया और न आया। अब बताओ मुझे, न गया और न आया, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा। यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे बुक में टोटल एनर्जी कांस्टेंट लिख देता है। और टोटल एनर्जी कांस्टेंट से ही, क्योंकि पहले भी कांस्टेंट वर्ड यूज है, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो इसमें भी बड़ा अच्छा लगता है लोगों को टोटल एनर्जी कांस्टेंट लिख देना। बट यहाँ गलत हो जाता है ये बात। नॉर्मली सोचने पे लगता भी है कि सही है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए। भाई मेरे पास 100 रुपया है, मुझसे कोई ले भी नहीं रहा है, कुछ दे भी नहीं रहा है, तो मेरे पास 100 ही रुपया रहेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अब ध्यान से मुझे सोचो, एक बॉक्स है, एक डब्बा है, मेरा रूम है, इसमें क्या है, कंटिन्यूअसली एनर्जी डेवलप भी हो रहा, हीट एनर्जी डेवलप भी हो रहा। कैसे डेवलप हो रहा है? इसमें मॉलिक्यूलर कोलिजन है ना जी। हाँ सर। हाँ सर। टोटल एनर्जी है मत लिखो, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी लिख दो। इंटरनल समेशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इन एनर्जी, इसको हम यू से दिखाते हैं, इस कांस्टेंट ऐसा लिखा होगा बहुत ज्यादा। तो इंटरनल एनर्जी जो है कांस्टेंट, वो सोच के लगता है मुझे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? कई कारण से। एक तो मान लो उसका मॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहा है। अब मैं इस रूम में, मेरा पूरा रूम आइसोलेटेड है, मान लो पूरा रूम आइसोलेटेड है, ऐसा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मुझे बोला कि ना इसमें से एनर्जी अब देंगे ना लेंगे, तो लगेगा कि हाँ भाई इसका, और मैं ऐसे करना शुरू किया, मेरा हाथ गर्म हो गया और ये गर्मी में रूम में दे दिया। अब ये जनरेट हो गया कि नहीं एनर्जी, रूम का एनर्जी ऐड हो गया कि नहीं हो गया, मॉलिक्यूल आगे कोलाइड हो रहा। तो ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी इसमें ऑलवेज एनर्जी बढ़ता रहेगा। समझ में आ रहा है? इंटरनल एनर्जी, इसलिए तो कांस्टेंट रखना ठीक नहीं है। इसलिए एकदम सिर्फ वही बोलिए कि क्यू ना आएगा ना क्यू जाएगा, हीट ट्रांसफर जीरो होगा, सीधा, और कुछ नहीं बोलना। हीट ट्रांसफर जीरो, इसको छोड़ के आप जो भी बोलोगे गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हीट ट्रांसफर Yes, sir. छोड़ के अपना दिमाग अगर लगाए तो गलत हो जाएगा। तो एकदम रिजिडली पकड़ लो, कुछ भी करो उसके अंदर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हीट ट्रांसफर नहीं किए तो वो एडियाबेटिक हो गया। इन एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर। अच्छा, अब बताओ एडियाबेटिक में टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। हो सकता है। मैंने क्या बोला, एक ही होगा, चीज yes, पकड़ के रखना है, एक ही चीज पकड़ के रखना है, हीट ट्रांसफर जीरो, और कुछ भी चेंज हो सकता। वॉल्यूम, हीट ट्रांसफर, बलून है, मैं ना बाहर दे रहा हूँ एनर्जी ना अंदर दे रहा हूँ, उसको दबा दिया, गर्म हो गया, हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, फिर भी उसका टेम्परेचर बढ़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एडियाबेटिक हुआ, हीट ट्रांसफर नहीं हुआ तो एडियाबेटिक हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ। Yes, Yes, sir. sir. तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है ना एनर्जी ले रहे हैं ना एनर्जी दे रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल में होता है। सिर्फ आइसोथर्मल में। हाँ, सिर्फ आइसोथर्मल में, और किसी में। एडियाबेटिक का कंसेप्ट क्लियर हुआ है? एडियाबेटिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, दैट प्रोसेस इज एडियाबेटिक। Yes. यस सर। अब हम लेते हैं आइसोथर्मल। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट बताओ। टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस रूम का एनर्जी बाहर जा सकता है
मतलब कि हीट ट्रांसफर जीरो होगा या नॉन जीरो हो सकता है? नॉन जीरो हो सकता है। यस, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जीरो। नो, मैंने फिर से देखिए नॉन जीरो हो सकता है ना। अब टीचर ना, देखिए टीचर एक्सपीरियंस होता है, टीचर सोच समझ के स्टेटमेंट देता है माय फ्रेंड। मैंने क्या बोला था, कुछ भी चेंज करो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, जो हीट इसके लिए चेंज और होगी। क्यू जीरो होने की जरूरत नहीं है। हीट ट्रांसफर हो सकता है ही नहीं, होगा ही होगा, होता ही होता है, बहुत ही टेम्परेचर सर कांस्टेंट। कांस्टेंट है और हीट ट्रांसफर ना हो। हीट ट्रांसफर होता है इसीलिए तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। कहने का मतलब प्रोसेस है तो कुछ तो तुम करोगे, इसका वॉल्यूम तुम घटा दिए, वॉल्यूम कम कर दिए, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए। अब नॉर्मली हीट तुम वॉल्यूम कम किए तो हॉट हो जाना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए था ना। यस सर। यस सर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। हाँ सर। तो मतलब क्या है, क्यू को बाहर निकालो, हीट ट्रांसफर करो, क्यू को बाहर निकालो, हीट ट्रांसफर करो, तभी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए तुम्हें हीट ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम चेंज क्या करोगे, तुम प्रेशर चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, इसमें ये दोनों एक कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट होगा। नहीं करोगे, ध्यान से सुनो, अरे हाँ क्या कर रहे हो, बहुत मन से पढ़ा रहा हूँ। अब तुम क्या चेंज कर सकते हो किस सिस्टम का, नॉर्मली चेंज तो बहुत कुछ कर सकते हो। पीवीटी का बात करें, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर तो तुम्हें कांस्टेंट ही चाहिए। अब जैसे ही बंदा वॉल्यूम चेंज करेगा माय फ्रेंड, जैसे ही बंदा वॉल्यूम चेंज करेगा, टेम्परेचर तो चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा दिया ठंडा हो जाएगा, वॉल्यूम घटाया तो बढ़ जाएगा। तो इसका क्या तरीका है टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का, कि भाई इसका मतलब अगर तुम वॉल्यूम घटाए हो तो गर्म हुआ है तो उतना ही एनर्जी बाहर करो कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। इससे टोटल एनर्जी बाहर निकालो। जितना गर्म होना चाहिए था, जितना एनर्जी, जितना वर्क एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होगा, उतना ही वर्क एनर्जी हीट एनर्जी बाहर निकाल दो। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्योंकि इसमें वर्क यस सर। एनर्जी वॉल्यूम कम होकर के, और इसका क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, यू बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, उतना ही क्यू बाहर निकाल दूंगा, जितना वर्क ऐड हो रहा है उतना ही क्यू में बाहर निकाल दूंगा। तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। इज इट ऑलराइट? यस सर। थर्मल में मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, थीम Yes, sir. आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए क्यू ट्रांसफर होता है, ये एनर्जी एक्सचेंज होता ही है, डाउट नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम कंडीशन होता है, कुछ ही रेयर कंडीशन इसमें नहीं होता, वो भी बता दूंगा कब और कैसे, लेकिन होता ही है। समझ में आ गया? हाँ सर। तो आई वुड लाइक टू लीव यू ऑल हियर ओनली, टाइम हो गया है। सर यस शाम में मिलेंगे, शाम में थर्मल के साथ नहीं मिलेंगे, थर्मल में मॉर्निंग में ही पढ़ाई करूंगा। विल कम विद द न्यू इंटरेस्टिंग, तो शाम में जरूर आइए। सर। मैं आज शाम सर को, सुनिए ना हाँ बोलिए। सर। सर। लेक्चर आप कर दीजिए सर जो बोल रहे हैं। हाँ हाँ, और शाम, हेलो हाँ बोलिए बोलिए, लेक्चर खत्म होने वाला है, आपका सर। डाउट जो है व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, लेक्चर खत्म हो जाएगा, अपना डाउट व्हाट्सएप पे डाल दीजिए और मेरा सर हाँ शाम को जो अदर टॉपिक्स लेंगे उसमें राफेल डील के बारे में लीजिएगा, क्योंकि ठीक है। आज काफी राफेल डील, कंफ्यूजिंग आपको है राफेल सर। डील के बारे में बताऊंगा डिटेल्स, आपका रिक्वेस्ट है राफेल डील के बारे में डिटेल्स बताऊंगा, ऑलराइट। एंड शाम में मैं स्पेशल लेक्चर लूंगा, कम ऑनलाइन, मैं लिंक पहले भेज दूंगा।